बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। आपको एक जो है वो गिवन रीजन ऑफ स्पेस गिवन किया जा रहा है, वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि एक जैसा है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। क्या जो आपको गिवन रीजन गिवन किया गया है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या जीरो नहीं होगी, ये आपने एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दरमियान रिलेशन के बारे में जो है वो बात की जा रही है। तो इसी का रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे आंसर के लिए। दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज दैट इज E इक्वल्स टू माइनस डेल वी डिवाइड बाय डी। यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल वी हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और डी हमारे पास क्या डिस्टेंस है। ठीक, तो ये रिलेशन हम लोग जो है वो ड्राइव कर चुके हैं। अब देखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, यानी कि हमारे पास जो पोटेंशियल में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। जब हमारे पास ये कांस्टेंट है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हम यही कह रहे हैं दैट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज कांस्टेंट, सो डेल V दैट विल बी इक्वल टू जीरो। डेल V का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, जो कि हमारे पास जीरो आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट होगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास, देखें अगर मैं इसी को पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल वी इन इक्वेशन 1, इसको मैं इस इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस जीरो डिवाइड बाय डी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या आई है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी रीजन के अंदर कांस्टेंट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास फिर वहां पर जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज जीरो। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ a point charge q of mass m is released in a non uniform electric field, यानी कि हमारे पास जो है वो एक पॉइंट चार्ज है q जिसका मास m है, इसको आपने एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो रिलीज करवा दिया है विद इलेक्ट्रिक लाइन पॉइंटिंग द सेम डायरेक्शन, कि जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो सेम डायरेक्शन को पॉइंट कर रही हैं। विल इट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, क्या ये चार्ज रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करेगा। तो देखिए बेटा, इसके आंसर में पहले तो हम बताएंगे कि ये जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। यस, द चार्ज पार्टिकल विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन क्यों करेगा उसका रीजन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, इफ द फील्ड इज ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज, यानी कि एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की वजह से हमारे पास फील्ड है, द पॉइंट चार्ज विल मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन। तो अगर यहाँ पर मैं जो है वो पॉइंट चार्ज रखूंगा तो यहाँ स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव करेगा, यहां रखूंगा तो यहां स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, यहां रखूंगा तो यहां स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपने एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और इसके नजदीक आपने किसी चार्ज को रखा है तो ये क्या करेगा, रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, बट इफ द फील्ड इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, देन द पॉइंट चार्ज विल नॉट मेक अ रेक्टिलिनियर मोशन बट अ कर्व पाथ। तो इस पोजीशन में देखिए हमारे पास यहां पर ये क्या करेगा, अगर यहां पर मैं पॉइंट चार्ज को रख दूंगा तो ये क्या करेगा, इस तरह से रिपेल होकर इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, यहां से क्या करेगा, एक कर्व पाथ बनाएगा। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर रेक्टिलिनियर मोशन आपने करवानी है तो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए हमारे पास जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो आपका जो है वो जो चार्ज है वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या जो है वो रिलेशन है, ये आपने बताना है। तो देखें, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखें, पोटेंशियल डिफरेंस काफी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर किसी चार्ज को दो पॉइंट्स यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाएंगे तो उसके लिए हमें जो है वर्क डन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ए पॉइंट के बाद हमारे पोटेंशियल जो है वो जीरो होगा, जबकि हमारे पास क्योंकि वर्क डन हम करवाएंगे तो दूसरे साइड पर हमारे पास जो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, जिसको हम लोग जो है वो डेल वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि जब हम वर्क करवाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल में डिफरेंस आ जाएगा। दूसरी तरफ देखिए, इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, देखें ऊपर हमारे पास क्या है, वर्क हमारे पास क्या होता है, जूल, और क्यू हमारे पास क्या होता है, कूलम। सो इट्स यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। इसकी हमारे पास जूल पर कूलम जो है वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। और दूसरे हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, ये हम लोगों ने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवा दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि आप अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए जितना वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी।
तो क्योंकि हम अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहे हैं चार्ज के ऊपर, तो इसकी जो एनर्जी जनरेट होगी इसके अंदर, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग जो है वो पोजीशन जो देखते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट होती है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। ठीक, अगर मैं इसकी जो है यहाँ से डेफिनेशन बनाऊं तो मेरे पास यहाँ से देखें, ये बेसिकली जो वर्क डन है यही एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये क्या हो जाएगा, क्यू टेल वी, दैट मींस ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सो इट्स एस आई यूनिट इज जूल। इसकी यूनिट हमारे पास क्या बन जाएगी, जूल यूनिट बन जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेटमेंट के ऊपर। हाउ यूनिट्स ऑफ वोल्ट्स एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिलेटेड, ये एंड नहीं ऑफ है। हाउ डू दे डिफर, किस तरह से ये डिफर करते हैं और कैसे ये एक दूसरे से जो है वो रिलेट करते हैं, इसको हम लोग ने जो है वो डिस्कस करना है। तो देखिए बेटा, वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट्स हमारे पास यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है। तो देखें पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर डिफाइन करूंगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और यही वर्क एज एन एनर्जी स्टोर होती है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं, सो इट्स एसआई यूनिट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट कूलम, ये ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम, ये ईवी गलत आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम है। ठीक, तो यानी कि देखें वर्क डन हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जूल होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें कि ये वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करेगा, तो इसकी हमारे पास यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसकी हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम। तो इस तरह से हमारे पास जो वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो वो रिलेट करते हैं। अब डिफरेंस कैसे इनमें, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड अक्रॉस 2 पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, यानी कि अगर आप 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट कराएंगे तो एनर्जी या तो गेन करेगा आपका इलेक्ट्रॉन या लॉस करेगा। तो ये जो हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड द 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं टॉपिक के अंदर। और दूसरा हमारे पास क्या, पोटेंशियल डिफरेंस द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी हम लोग ऑलरेडी अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं। ठीक, तो इसकी हमारे पास जो है वो ये दोनों के दरमियान डिफरेंस है कि ये हमारे पास जो है वो एनर्जी की यूनिट है, ये हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, ये हमारे पास एसआई यूनिट है, जबकि ये हमारे पास जो है वो क्वांटिटी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई व्हेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिवली लो। इसमें ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हाई हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लो हो, ऐसा किस जो है वो सूरत में पॉसिबल है। देखिए हम लोगों ने अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि जितना वर्क आप करेंगे उतना ही आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। कम वर्क करेंगे तो कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ज्यादा वर्क करेंगे तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहां पर ये इनवर्स रिलेशन की बात कर रहा है, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हाई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिवली लो। तो इनवर्स रिलेशन के लिए मैं इसी का जो रिलेशन इस्तेमाल करूंगा, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज डेल वी इक्वल्स टू डब्ल्यू डिवाइड बाय क्यू। तो हमें इसका इनवर्स रिलेशन बनाना है। तो इनवर्स रिलेशन बनाने के लिए क्यू को वहां ले जाऊं, तो देखिए ये मेरे पास क्या बन गया, इनवर्स रिलेशन बन गया। अब देखिए चार्ज जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है वर्क के साथ और इनवर्सली रिलेटेड है आपके पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। ठीक, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास चार्ज जो है वो कम होगा तो हमारे पास जो है वो वर्क डन तो कम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन दैट इज ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो मैं यहाँ पर यही कंक्लूजन लिख रहा हूँ, फ्रॉम अबव रिलेशन वी कंक्लूड दैट to move a relatively low magnitude of charge, the electric potential energy is relatively low but the electric potential is high। इस वाले जो है वो रिलेशन से मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो वर्क डन तो आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज्यादा जनरेट हो जाएगा। दैट इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन बेसिकली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Can a potential of non-uniformly charged sphere be the same as that of point charge? Explain। यानी कि आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फेयर है जिसके ऊपर आपके पास जो स्फेयर जो है वो यूनिफॉर्मली स्फेयर मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और दूसरी तो हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है।
क्या दोनों का पोटेंशियल सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो देखिए हम यहाँ पर कहते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज गिवन एज, पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने जब एक रिलेशन ड्राइव किया था दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बहुत लंबी चौड़ी हम लोगों ने डेरिवेशन की थी, दैट इज V इक्वल्स टू K Q डिवाइडेड बाय R। ठीक, तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज कांस्टेंट फॉर सेम वैल्यू ऑफ R, यानी कि अगर R की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो आपके पास पोटेंशियल सेम रहेगा एंड यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है वो जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म है, तो हमारे पास जो है वो R यानी कि इक्विपोटेंशियल पर रहेगा जो है वो आपके पास डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन देखूं दैट इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R, तो यहां पर भी यही है कि जब तक आपका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। दिस रिलेशन शो दैट इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर आपकी फील्ड जो है यूनिफॉर्म नहीं मीन E, आप देखें आपकी फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है इसका मतलब डिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, पॉइंट चार्ज में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर आपके पास क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस चेंज होगा। जब डिस्टेंस चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम नहीं रहेगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी सेम नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है, रिलेटेड हैं। तो यहां से आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, वेरी होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों के पोटेंशियल जो है वो सेम नहीं होता। सो हम यहां पर ये कह रहे हैं द रिलेशन शोज दैट इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म मींस E वेरीज देन V वेरीज, अगर E वेरी करेगा तो V भी वेरी करेगा। सो पोटेंशियल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर एंड दैट ऑफ पॉइंट चार्ज आर नॉट सेम, ये दोनों जो है वो सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विल द एनर्जी स्टोर्ड इन 3 कैपेसिटर बी ग्रेटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल, यानी कि जब आप सीरीज में कनेक्ट करें या पैरेलल में कनेक्ट करें तो कौन सी कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी? तो देखें इसके मैंने आपको 2 आंसर यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दूंगा। पहला आंसर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब आप जो है वो कैपेसिटर्स को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो हमें ये बात पता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑल ऑफ देम विल नॉट गॉट द सेम वोल्टेज बिकॉज द वोल्टेज विल बी ड्रॉप डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपके पास जितने कैपेसिटर लगे होंगे पहले वाले में वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा तो दूसरे वाले को और कम वोल्टेज मिलेगा, तीसरे वाले को और कम वोल्टेज मिलेगा। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, तो सो दे नॉट एबल टू चार्ज फुली और कैन नॉट स्टोर मैक्सिमम एनर्जी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती है। व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब हम इसको उनको जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं द वोल्टेज थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम, तो हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास जो है वोल्टेज थ्रू ईच कैपेसिटर सेम होता है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटेंस, यानी कि हर कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर के बाद ये वन गलती से आ गया, यानी कि हर कैपेसिटर के अंदर जो है वो अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर होती है। इसका मतलब ये कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, सीरीज में कम होगी। दूसरी तरफ हम जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, और या तो आप ये आंसर लिखें या फिर ये आंसर लिखें दैट E इक्वल्स टू 1/2 CV²। देखें ये रिलेशन के अकॉर्डिंग आंसर करना आसान होता है। ठीक, एज वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल ड्रॉप डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटर वैल्यू, हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है, तो हमारे पास जो है फिर ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने का मतलब कि वोल्टेज कम होगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपके पास एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इफ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज थ्रू ईच कैपेसिटर इज सेम, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑल्सो उसके अलावा ये कैपेसिटेंस आपको नजर आ रही है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस आपकी कम हो जाती है, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो इंडिविजुअल से कम हो जाती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सो हम यहाँ पर कैपेसिटेंस के बारे में बात करें दैट ऑल्सो the equivalent capacitance in case of parallel combination is increased, so we can say that the energy stored in parallel combination is greater than series combination। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। फिर हम लोग चलते हैं 8 क्वेश्चन के ऊपर। कैन डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइंस क्रॉस ईच अदर एक्सप्लेन। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे पास चार्ज से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होती है, तो दीज मतलब पोटेंशियल सेम होता है, तो दिस सरफेस इज बेसिकली नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस जो लाइन गुजर रही होती हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल लाइंस। ठीक, तो अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें ये हमारे पास एक चार्ज है, तो ये जो सरफेस है दिस सरफेस इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये जो लाइंस इसके ऊपर से गुजर रही है दीज लाइंस आर कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो देखें इक्विपोटेंशियल लाइंस आपकी जो है वो कोइंसाइड नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं?
ठीक है, कि अगर आप चार्ज को यहां रखेंगे इस वाले पॉइंट के ऊपर तो चार्ज यहां से स्ट्रेट अवे जाएगा, चार्ज यहां नहीं जा सकता। अगर आप यहां पर रखेंगे तो यहां से स्ट्रेट अवे आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि आपकी लाइंस जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर सकती। तो हम यहां पर ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन एज V इक्वल्स टू KQ डिवाइड बाय R, यानी कि पॉइंट चार्ज आपने रखा हुआ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा। और V इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इनवर्सली रिलेटेड विद R, V इज इनवर्सली रिलेटेड विद R, यानी कि आप जो है वो डिस्टेंस को कम करोगे तो आपके पास जो है वोल्टेज बढ़ जाएगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और डिस्टेंस देखें आप, यही है ना, इस वाली जो सरफेस है उसके ऊपर आपके पास जो पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस वाली जो सरफेस है उसके ऊपर पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक, तो अब जरा ध्यान से, ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, V इज इनवर्सली डिवाइडेड बाय R, ये गलती से डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। सो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। दो इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा, एक इस वाले सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ और होगा, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक सरफेस के ऊपर दो मतलब कोइंसाइड नहीं कर सकते। देखिए दोबारा से इसको जो है वो रिव्यू करूंगा। The different equipotential lines do not intersect each other because two different equipotential surfaces have different electric potential. So if they intersect, then the point of intersection will have two different potentials. यानी कि अगर ये दोनों जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन किसी और पोटेंशियल की है, ये लाइन किसी और पोटेंशियल की है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इक्वल ही पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 8। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर के ऊपर, दैट इज वाटर हैज लार्ज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बट इट इज रेयरली यूज्ड इन कैपेसिटर, एक्सप्लेन व्हाई। देखें बेटा, कैपेसिटर जो है ना वो बेसिकली सॉलिड डायलेक्ट्रिक्स को इस्तेमाल किया करता है बिकॉज हमारे पास जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होती है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर जो है वो रीजन बनाएंगे दैट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द वाटर मॉलिक्यूल आर पोलराइज्ड। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोलराइज हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो इक्वल पोल जनरेट करते हैं, बट दे आर नॉट एट रेस्ट एंड कांट इंक्लूड चार्जेस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक अ सॉलिड डायलेक्ट्रिक, क्योंकि ये हमारे पास जो स्टैटिक नहीं होते, मूविंग पोजीशन के अंदर होते हैं, क्योंकि कंजस्टेड हमारे पास जो है वो उसकी स्ट्रक्चर नहीं होता। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, इंड्यूस नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। द मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वेरीज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस कॉन्स्टेंटली, इसी वजह से क्योंकि ये मूव कर रहे हैं रेगुलर तौर पर, तो फिर ये कैपेसिटी को भी क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को मतलब कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर को भी क्या करते थे, मुस्तकिल तौर पर वैरी करते थे। देयरफॉर वाटर कांट बी यूज्ड एज डायलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। सो मेन थिंग हमारे पास ये है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास जो वो सॉलिड डायलेक्ट्रिक हो, ताकि हमारे पास जो है वो आपके जो मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो ना हो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की मोशन होगी तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंड्यूस हम करवा रहे हैं वो हमारे पास फिर क्या करते हैं कि मुस्तकिल तौर पर, देखें अगर हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का हमारे पास पोल बना हुआ है, लेकिन ये पोल हमारे पास जो है वो मूविंग पोजीशन में है, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब रहेगी, सेम नहीं रहेगी। सो इस वजह से हम लोग जो है वो वाटर को इस्तेमाल नहीं करते हैं एज अ डायलेक्ट्रिक। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। आप जो है वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो फॉर्मूला हम लोगों ने इसके लिए बनाया था, दैट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन एज C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाय D, राइट। तो देखिए हमें यहाँ पर तीन चीजें नजर आ रही हैं कि अगर आपने कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो आप एरिया बढ़ा दें, आप जो है वो हाई रिलेटिव परमिटिविटी के मीडियम को इस्तेमाल करें, और आप डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को डिक्रीज कर दें। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर आपको ये नजर आ रहा है कि एरिया और परमिटिविटी के जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड है, जबकि डिस्टेंस के ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं, टू इंप्रूव द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वी हैव टू इंक्रीज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इनवर्स रिलेशन है। और थर्ड हमारे पास क्या है, यूज अ मीडियम ऑफ हाई रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास हो गया आंसर कंप्लीट। हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।